गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का संपादकीय है ये, और इसे लिखा है दोस्तों संजय गुप्त जी ने, जो महान विचारक हैं। बहुत अच्छा अच्छा लेख लिखते हैं राजनीति पे। तो जो आज का दोस्तों विषय वो है, बीच का रास्ता निकाले सरकार। आपको पता है जिस तरह से आजकल दिल्ली में आंदोलन उग्र होता चला जा रहा है और किसी प्रकार की वार्तालाप को पूरी तरह से इनकार कर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कभी कभी उसमें हस्तक्षेप करती है, उसके बाद एक समिति बनाने का प्रयास करती है, निर्देश देती है। फिर भी किसान आंदोलन के जो मुख्य कह सकते हैं अध्यक्ष महोदय लोग हैं, वो इस बात से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। नहीं, संसद में सरकार अध्यादेश के माध्यम से इस कानून को जब तक खत्म नहीं करेगी तब तक हम किसान यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे और आगे और भी भयानक खतरनाक हो सकता है। तो जो आज ये एक तरह से इन्होंने प्रयास किया संजय गुप्त जी ने कि सरकार को कैसे बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे किसान भी खुश हो जाएं, सरकार भी खुश हो जाएं, उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी बात इन्होंने आज लिखी है। ये इस समस्या का समाधान इसी रास्ते से अगर होता है तो बेहतर है। चलते हैं आगे। उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करते हुए जहां एक ओर कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी, वहीं दूसरी ओर इन कानूनों की समीक्षा के लिए एक समिति भी गठित कर दी। उच्चतम न्यायालय की ओर से ऐसे कदम उठाए जाने के संकेत पहले ही मिल गए थे, लेकिन इसकी उम्मीद कम थी कि वह कृषि कानूनों पर अमल को रोक देगा। यह सही है कि उच्चतम न्यायालय को इसकी जांच परख का अधिकार है, कोई कानून संविधान सम्मत है या नहीं, लेकिन यह ठीक नहीं कि वह किसी कानून की वैधानिकता परखे बिना उसके अमल को रोक दे। तो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है कि जुडिशरी को बहुत पावर दिया गया है, पर ये नहीं है कि बिना उसके अमल को आप देखे बिना यदि उसको आप रोक रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का गतिरोध पैदा कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये गलत है। जहाँ तक कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए समिति बनाने की बात है, ऐसी समिति बनाने की पेशकश सरकार ने भी की थी। तो ऐसा नहीं कि दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने पहली बार ये समिति बनाने का निर्देश दिया है। इससे पहले सरकार ने खुद कह दिया था हम समिति बनाने के लिए तैयार हैं। किसान नेताओं ने उस पेशकश को तो ठुकराया ही, उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित समिति को भी खारिज कर दिया। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो समिति गठित की गई थी उसको भी उसने ठुकरा दिया, क्योंकि उस पर किसान आंदोलन के जो मुख्य अध्यक्ष लोग महोदय हैं उनका आरोप है कि इसमें वही लोग हैं, वही तथाकथित लोग हैं जो पूरी तरह से सरकार के हित में हैं, सरकार के पक्ष में हैं। तो इससे हमारा किसी प्रकार का भला नहीं होगा, वो तो सरकार के पक्ष में ही बात करेंगे। यह एक तरह से उच्चतम न्यायालय का निरादर है। बीते दिनों इस समिति ने के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वह पंजाब के हितों के साथ खड़े हैं। यह वही किसान नेता है जिन्होंने पिछले महीने कृषि मंत्री से मिलकर नए कृषि कानूनों की वकालत की थी। साफ है कि वह उस दबाव में आ गए जो पंजाब में उनके खिलाफ बनाया गया। लोकतंत्र में किसी संगठन या समूह का सरकार के किसी फैसले से असहमत होना बड़ी बात नहीं। असहमति को बातचीत के जरिए दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यह तभी संभव है जब असहमत समूह अड़ियल रवैया न अपनाए। यह अड़ियलपन ही है कि किसान नेता कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हैं। किसान नेताओं की ओर से यह जो माहौल बनाया गया है कि नए कृषि कानून किसानों को अहित करने वाले हैं, उसका ही परिणाम है किसान आंदोलन। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उन्होंने कहा है कि जो भारत में कृषि से संबंधित तीनों कानून बनाए गए हैं वो सर्वोच्च हैं, वो सही कदम में हैं, सही दिशा में बनाए गए हैं। पर दोस्तों हमारे देश में इतने संगठन हैं, इतने लोगों के विचार अलग अलग हैं कि आप किसको किसको समझाएंगे। यही वजह है कि दोस्तों किसान आंदोलन की जो कह सकते हैं मंच है, उसे अन्य लोगों के द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है, उसे एक हिंसक गति को आयाम देने का प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो किसानों को समझना पड़ेगा कि कुछ लोग हैं जो हमारे साथ आंदोलन करने पर उनका हित और उद्देश्य अलग है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे 3 कानून बंद हो चाहे स्टार्ट रहे, उनसे कोई मतलब नहीं। वो तो अपने उद्देश्यों के लिए उसको मोड़ना चाह रहे हैं, मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
यह आंदोलन मुख्यतः इस दुष्प्रचार पर आधारित है कि किसानों की जमीन छिन जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहते हैं, की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। ध्यान रहे कि एमएसपी की व्यवस्था तब शुरू की गई थी जब देश में अन्न की कमी रहती थी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के लिए अन्न का भंडारण करना सरकार की जिम्मेदारी थी। आज न केवल अन्न के भंडार भरे रहते हैं बल्कि किसी संकट की स्थिति में सरकार आसानी से अन्न आयात भी कर सकती है। तो दोस्तों, पिछले अगर 10 साल में हम देखें तो कभी भी हमें अन्न, चावल, गेहूं की कमी नहीं हुई, क्योंकि सरकार की कुछ नीतियां ही इस तरह की हैं। भंडारण क्षमता कैपेसिटी जो बढ़ाया गया है और आए दिन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सरकार के लिए बेहतर है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी इसलिए रास आती है क्योंकि सरकारी एजेंसियां गुणवत्ता पर ध्यान दिए बगैर हर तरह के अनाज की खरीद कर लेती हैं। वे ज़्यादातर खरीद पंजाब और हरियाणा के किसानों से करती हैं, जैसा हर सरकारी सिस्टम में होता है। एमएसपी के तहत अनाज की खरीद में भी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। यह विचित्र है कि आज जब अनाज खरीद की विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है तो किसान नेता एमएसपी को कानूनी रूप देने की मांग कर रहे हैं। आखिर जो काम करने की जरूरत पिछले कई दशकों से नहीं पड़ी उसे अब क्यों किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन को तैयार है और यह किसी से छिपा नहीं कि उसे पीडीएस के लिए अनाज की खरीदारी करनी होगी। फिर भी किसानों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि सरकार एमएसपी खत्म करने की तैयारी कर रही है। क्योंकि किसान आंदोलन ने तूल पकड़ लिया है, इसलिए नए कृषि कानूनों में कुछ ऐसा फेरबदल किया जा सकता है कि एमएसपी के तहत पीडीएस के लिए खरीदे जाने वाले अनाज की मात्रा तय कर दी जाए। ऐसा करते समय अनाज की पैदावार और उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। किसान नेताओं और खासकर पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने अपनी मांगों को मनमाना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से गतिरोध चल रहा है, सेंट्रल और गवर्नमेंट और आपका जो किसान लोग हैं, वो एक तरह से अपने आप ये जो प्रश्न है कि हम इस कानून को ख़त्म करवा के रहेंगे, ये हमारा प्रतिष्ठा, ये हमारे सम्मान की बात आ गई है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। अब तो इसके भी संकेत मिल रहे हैं कि वे अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गणतंत्र दिवस को बाधित करने की धमकियों से आशंका बढ़ गई कि किसान आंदोलन हिंसक हो सकता है। सरकार को इसे लेकर न केवल सतर्क रहना होगा बल्कि यह भी देखना होगा कि इस मसले की आड़ लेकर विपक्ष कहीं उसे अस्थिर करने का कोशिश न करे। तो किसान भाइयों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ लोग आपके बीच में आएंगे और आपका उद्देश्य वो नहीं होगा, आप भले हिंसक प्रवृत्ति न अपनाएं पर वो आपको ऐसा करने पर मजबूर कर देंगे। आपके ही ग्रुप में शामिल होकर गोलीबारी करने लगेंगे, ईंट पत्थर फेंकने लगेंगे, जिसके बाद माहौल पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएगा, माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वही होगा दोस्तों, जब सीएए का कुछ लोग मतलब अहिंसावादी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, बाद में वो मसला किस तरह से बिगड़ा और सैकड़ों घर जल गए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग लापता हो गए। तो वही स्थिति वहाँ भी बनेगी। कांग्रेस और वाम दल किसानों को जिस तरह उकसाने में लगे हुए वह कोई शुभ संकेत नहीं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि खुद मुख्य न्यायाधीश कह चुके हैं कि हम अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहते हैं। देख लीजिए, एक तथ्य यह भी है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष अटॉर्नी जनरल की ओर से यह कहा गया कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी तत्व घुसपैठ कर रहे हैं। उनकी ओर से पेश हलफनामे को देखकर उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश जारी करने चाहिए। तो दोस्तों, आपने कल का वीडियो देखा होगा जिसमें पूरी तरह से खालिस्तानियों की संलिप्तता उस आंदोलन में पाई गई है। तमाम तरह के जांच के विषय हैं, जांच भी हुआ है एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से, जो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि उसमें खालिस्तानी अराजक तत्व मौजूद हैं जो कभी भी उस आंदोलन को हिंसक आंदोलन की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए लोगों को सचेत रहना हो चाहिए जिससे स्थितियां नियंत्रण में बनी रहे। किसान नेता कुछ भी कहें, उनके आंदोलन में कुछ अवांछित तत्व सक्रिय दिख रहे हैं। किसान आंदोलन से उपजे हालात बेकाबू नहीं होने देने चाहिए, भले इसके लिए सरकार को कोई बीच का कोई रास्ता निकालना पड़े। हालात बेकाबू होने की आशंका इसलिए क्योंकि कुछ किसान नेताओं ने नक्सली नेताओं सरीखा अड़ियल रवैया अपना लिया है। पहले वे सरकार की सुनने को तैयार नहीं थे, अब सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनना चाहते। हालांकि उन्हें देश भर के किसानों का समर्थन हासिल नहीं है, फिर भी वे ऐसा जता रहे हैं। वे यह भी जाहिर कर रहे हैं कि सरकार उनकी बातें मानने को बाध्य है। सरकार को इसका आभास होना चाहिए कि यदि किसान आंदोलन लंबा खींचा अथवा वह हिंसक घटनाओं से दो चार हुआ तो उसके खिलाफ माहौल बनाने वालों का काम और आसानी होगा। इसे देखते हुए सरकार की साख को नष्ट करने वाली रणनीति की
राजनीतिक काट निकालना आवश्यक है। हो सकता है कि ऐसे किसी उपाय को विपक्ष अपनी जीत माने, लेकिन यह ध्यान रहे कि जनता यह मान रही है कि किसान नेता किस तरह मोहरा बने हुए हैं। बीच का रास्ता निकालना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस वर्ष पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और अगले वर्ष उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का विधानसभा चुनाव है। यदि किसान आंदोलन के चलते कुछ अप्रिय घटना घटित होती है तो फिर उसका असर सारे देश के किसानों पर पड़ सकता है और यह स्थिति भाजपा के राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।